है ना, सांब, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, सबके बारे में पूछा। अर्जुन खड़े खड़े कांप रहे हैं, उनके मुख से शब्द नहीं निकल रहे, हाथ जोड़ करके अपने भाई से कहते हैं, मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1,500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। सुबह की किरण नहीं तो सुबह कैसी, सवेरे गरम चाय की चुस्की नहीं तो ताजगी कैसी, खबर ताजा नहीं तो सुबह की खबर कैसी। इसीलिए देखिए सुबह सवेरे ताजा खबरें, सुप्रभात 30 गर्मी हर सुबह 7:30 बजे। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। अरे महाराज, भगवान ने हमको ठग लिया। आज हम कृष्ण से वंचित हो गए। जिन भगवान श्री कृष्ण ने पग पग पर हमारी रक्षा की, बचपन से लेकर के युद्ध तक के समय में हमारी रक्षा की, और जिनका सहारा लेकर के मैंने दिग्विजय की पताका फहराई, यहां से लेकर स्वर्ग तक डंका बजाया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए हैं। पांडवों को बड़ा कष्ट हुआ। परिस्थिति ऐसी कि पांडवों जब जब भी संकट में पड़ते, भगवान उनकी रक्षा करते, क्योंकि पांडवों के साथ धर्म था। एक बार का वृत्तांत है कि पांडवों को वनवास मिला। दुर्योधन ने सोचा कि इनका अनिष्ट कैसे किया जाए। कई प्रकार के अनिष्ट किए, पर एक बार दुर्वासा ऋषि हस्तिनापुर पधारे। दुर्योधन ने उनकी खूब आवभगत की, भोजन कराया। दुर्योधन ने सोचा कि दुर्वासा ऋषि का जो शाप है वो व्यर्थ नहीं जाता। ये यदि शाप दे देंगे तो निश्चित रूप से पांडवों का कुछ न कुछ अनिष्ट हो जाएगा, वो भस्म हो जाएंगे, तो मैं निष्कंटक हस्तिनापुर का राज्य कर सकूंगा, फिर किसी से कोई द्वेष ही नहीं रह जाएगा। महर्षि दुर्वासा की ऋषि मंडली के साथ सेवा करता है और कहता है, महाराज, इस समय मेरे बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर वन में अपने भाइयों के साथ रह रहे हैं, और यदि आप जाकर के उनके यहां भोजन करेंगे तो वो कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान का चमत्कार देखिए। दुर्वासा ऋषि अपनी ऋषि मंडली के साथ तैयार हो गए कि ठीक है, ऐसे धर्मात्मा राजा के यहां तो मैं भोजन करने अवश्य जाऊंगा।
वन में भोजन की व्यवस्था कैसे हो। एक बटलोई सूर्य भगवान ने द्रौपदी को दी थी और उसमें था कि जब तक द्रौपदी भोजन नहीं कर लेगी तब तक उसमें भोजन शेष रहेगा। सारे भाई भोजन करते, माता कुंती भोजन करती और बाद में जैसे द्रौपदी भोजन करती बटलोई का भोजन समाप्त हो जाता। और यदि द्रौपदी ने भोजन नहीं किया तो चाहे लाखों आ जाएं, भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। इधर सबका भोजन हो चुका था, महर्षि दुर्वासा पधार गए, अलख निरंजन। युधिष्ठिर जी ने देखा, उनको प्रणाम किया, उनकी सेवा की। दुर्वासा कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आज मैं तुम्हारे यहां भोजन करूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जो आज्ञा महाराज। अभी मैं स्नान ध्यान करके अपनी ऋषि मंडली के साथ आता हूं, नदी के किनारे जाकर पूजा पाठ करके आता हूं, तत्पश्चात तुम्हारे यहां भोजन मुझे ऋषि मंडली के साथ पाना है। दुर्वासा स्नान करने के लिए चले गए। अब भैया घर में स्थिति देखी गई तो कुछ था ही नहीं और द्रौपदी के भोजन कर लेने के पश्चात उसमें कुछ बचता ही नहीं था। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, उन्होंने कहा, अरे अब तो हमारे यहां से अतिथि बिना भोजन किए लौट जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहते हैं अतिथि को कभी भी निराश नहीं करना चाहिए। अतिथिर यस्य भगनासो गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृतम दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। आपके यहां यदि कोई अतिथि आता है और वो आपसे रुष्ट होकर के चला जाता है तो होता क्या है, आपका पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे जाता है। और कहते हैं कि चाहे नीच से नीच व्यक्ति ही आपके घर में क्यों ना आए, सर्वस्य अभ्यागतो गुरुहु। अभ्यागत अर्थात अतिथि वो सारे वर्णों का गुरु है। यदि वो हमारे यहाँ आया है, एक सरल में आया हुआ और एक अतिथि, दोनों का सत्कार करना हमारे यहाँ कर्तव्य है। अब प्रश्न हुआ कि महाराज जिसके पास कुछ ना हो तो हम कैसे अतिथि सत्कार करें। 4 वस्तुएं होती हैं जिनका सज्जनों के घर कभी टोटा नहीं पड़ता। त्रिनानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च शून्यता। कितना भी गरीब होगा सज्जन, पर 4 चीजें होंगी। तिनके का आसन तो होगा, बिछौना होगा, चटाई होगी, बैठने के लिए भूमि होगी, जल होगा और मीठी मीठी बातें होंगी। यदि कुछ नहीं है तो हम ऐसे ही अपने यहाँ आए हुए का सत्कार करें, पर हमें सत्कार उसका अवश्य करना चाहिए। क्या चंद्रमा चांडाल के यहाँ अपनी रोशनी नहीं देता, या सूर्य अपना प्रकाश क्या सबको नहीं देता। तो हमारे यहाँ जो अतिथि आया है उसकी सेवा हमें प्राणों का बलिदान देने के बाद भी करना चाहिए। चाहे हमारे यहाँ कोई दान लेने आया है, कुछ मांगने आया है, तो हमें अपनी सामर्थ्यानुसार उसकी सहायता अवश्य करनी चाहिए। युधिष्ठिर बड़े ही कर्मवीर हैं। अब वे सोचते हैं कि इनको भोजन कैसे कराया जाए। द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण की याद आ गई। हर बार भगवान कृष्ण ने संकट में द्रौपदी को बचाया है, पांडवों को बचाया है। द्रौपदी बारंबार भगवान कृष्ण को याद करती है और कहती है, हे प्रभु, बड़े संकट का समय उपस्थित हो गया, ऐसे समय में आप निश्चित रूप से मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि महर्षि दुर्वासा भोजन के लिए आए हुए हैं और भगवान तो भैया दीनों के परिपालक हैं। क्योंकि भगवान को दीन प्यारा है। जो दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान उसके मनोरथों को अवश्य पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं
1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी। आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
भगवान कृष्ण का परधाम गमन। भगवान कृष्ण ने जिस दिन से पृथ्वी को छोड़ दिया उसी दिन से कलिकाल उपस्थित हो गया। पांडवों ने परीक्षित को राज्य दे दिया, स्वयं चल पड़े भगवान की तपश्चर्या की ओर। परीक्षित बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में तो कलिकाल बिल्कुल टिक ही नहीं सकता था। परीक्षित धर्म पूर्वक अपना राज्य चलाते, भगवान कृष्ण की आज्ञा का अनुसरण करते और अपने पूर्वजों के बताए हुए मार्ग पर चलते। एक बार की बात है, आधी रात के समय वेश बदल के वे वन प्रांत का निरीक्षण कर रहे थे, क्योंकि एक राजा का दायित्व तो होता है कि कभी कभी गुप्त रूप से भी जानकारी लेनी चाहिए कि हमारी प्रजा क्या कर रही है, हमारे राज्य में किसी को कष्ट है कि नहीं कष्ट है। क्योंकि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। अगर प्रजा सही नहीं है तो उस राजा को नरक भोगना पड़ता है। तो हमारा जो स्वामी होता है, हमारा जो मालिक होता है, उसका एक कर्तव्य होता है कि गुप्त रूप से भी सारे कर्मचारियों को देखे कि भाई ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इनको आवश्यकताएं किन किन वस्तुओं की हैं, किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा। तो एक राजा का जो दायित्व है उसका निर्वहन करते परीक्षित बहुत अच्छी तरह से। उन्होंने क्या देखा कि एक बिल्कुल दुबली गाय और एक बैल जिसके मात्र एक ही पैर शेष बचा है, वन प्रांत में दिखाई पड़े, और एक काले रंग का पुरुष बारंबार डंडे से उनको मार रहा है। उस गाय के आंखों से आंसू निकल रहे हैं, डर के मारे कांप रही है। बैल भी रुदन कर रहा है, पर वो कृष्ण वर्ण का विशाल काय जो प्राणी है वो उसको मारता ही चला जा रहा है। राजा परीक्षित ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में ऐसा कौन सा ये दुरापराधी है जिसने इतनी हिम्मत की है। राजा परीक्षित वहां पहुंचते हैं और पहुंच करके ललकारते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो हमेशा सामने से ही ललकारते हैं, और एक बात, जो चोर होता है उसका हृदय डर से भरा हुआ होता है। जो दोषी होता है, अपराधी होता है, हिंसक प्रवृत्ति का होता है, वो अपने मरने से बहुत डरता है। जो दूसरे को मारना जानता है उसे अपने प्राणों का बहुत भय रहता है। तो जो कायर पुरुष होते हैं वो तुरंत ही वीर पुरुष को सामने देख करके डर जाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, अरे तुम कौन हो? मेरे राज्य में इतना अधिकार तुम्हें किसने दे दिया कि तुम इस प्रकार से एक बूढ़ी गाय को और ऐसे लंगड़े बैल को मार रहे हो? यदि तुम मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब कलिकाल में इतनी क्षमता नहीं थी कि राजा परीक्षित से युद्ध कर पाता। कभी भी पाप और पुण्य की लड़ाई में हमेशा पुण्य ही जीतता है। सत्य और झूठ की जब लड़ाई होती है तो हमेशा सत्य जीतता है, भले ही कितना भी कलिकाल क्यों ना आ गया हो। सत्य की लड़ाई में विजय सत्य की होती है, तो सत्य से कलिकाल बहुत डरता है। इतना डर गया कि राजा से हाथ जोड़ने लगा, बोला मैं आपसे युद्ध ना कर पाऊंगा। राजा ने कहा, कौन हो तुम? बोला मैं कलिकाल हूं, कलयुग हूं। राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपने राज्य में नहीं रहने दूंगा। अरे महाराज, ये तो काल का क्रम है। जैसे सतयुग का अपना एक समय है, द्वापर का अपना एक समय है, त्रेता का अपना एक समय है, उसी प्रकार से कलयुग का समय है। और इस समय जो समय है वो कलयुग का ही है, इसलिए आप मुझे मार नहीं सकते हो। अब स्थिति क्या हुई? राजा ने धर्म से पूछा कि भाई आपको क्या समस्या है? पृथ्वी से पूछा तो पृथ्वी ने अपना दुख बताया।
पृथ्वी कहती है कि जनसंख्या चाहे मेरे अंदर जितनी समा जाए, मुझे उससे कोई भय नहीं है। गिर सर सरित गिर सर सिंधु भार नहीं मोही। मुझे जो पीड़ा होती है वो दुष्ट व्यक्तियों से होती है, मुझे भार से पीड़ा नहीं है। और धर्म का एक ही चरण इस कलिकाल में शेष है, इसलिए ना उस बैल के एक ही चरण थे। धर्म का एक चरण कौन सा है? दान। तो धर्म के 3 चरण तो टूट चुके हैं कलिकाल में। जैन केन विधि दीन्हे दान करे कल्याण। तो हमें दान अवश्य रूप से करना चाहिए। आवश्यक नहीं है कि आप बहुत ज्यादा धन का दान करते हैं तभी आप दानी माने जाएंगे। आप किसी भी प्रकार से दान कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। और एक बात, दान हमेशा सुपात्र को ही देना चाहिए। आपके दिए हुए धन का यदि कोई दुरुपयोग करता है तो उसका प्रभाव आपके जीवन में भी आएगा। इसलिए हम जिस व्यक्ति को दान देते हैं उसके पात्र का विचार कर लेना चाहिए। दान देने में और सहायता करने में अंतर है, हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। दान किसे करना चाहिए और सहायता किसकी करनी चाहिए, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग अलग है। दान सुपात्र को देना चाहिए और सहायता विपन्न व्यक्ति को देना चाहिए जिसके पास संसाधनों का अभाव है, उसकी हमें सहायता करना चाहिए। और परिवार के खर्चे से जो शेष धन बचे उसका दान करना चाहिए। कभी भी परिवार के खर्चों का दान नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मनुष्य का कर्तव्य है अपने परिवार का भरण पोषण करे, उससे जितना भी धन शेष बचे उसका दान करना चाहिए। मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। होली की धूम रही। आसमान में दिन भर रंग और अबीर की बौछार होती रही। उज्जैन में भी महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की भस्म आरती के बाद रंग गुलाल उड़ाकर होली मनाई गई। भूत भावन बाबा महाकाल भस्म तो रोज रमाते हैं, लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब राजाधिराज बाबा महाकाल के दरबार में भस्म के साथ रंग और गुलाल भी उड़ाया जाता है। रोजाना की तरह राजाधिराज बाबा महाकाल ने भस्म रमाई और उनकी भस्म आरती की गई, जिसके बाद रंग और गुलाल लेकर आए भक्तों ने अपने आराध्य के साथ जमकर होली खेली। भोपाल में सीएम हाउस पर भी होली का त्योहार मनाया गया। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से मिलकर उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। सीएम हाउस में हुए इस कार्यक्रम में लोगों ने मिलकर मुख्यमंत्री को होली की बधाई दी। सीएम ने होली के मौके पर हर्बल गुलाल से होली खेलकर एक संदेश दिया। होली के मौके पर शिवराज सिंह चौहान अलग ही मूड में नजर आए। रंग गुलाल के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद को रोक न सके और उन्होंने जमकर ढोलक बजाया। इधर छत्तीसगढ़ के मुखिया डॉक्टर रमन सिंह अपने गृह नगर कवर्धा में पूरी तरह से होली के रंग में सराबोर नजर आए। स्थानीय गांधी मैदान में आयोजित होली मिलन समारोह के दौरान बड़ी संख्या में लोग सीएम को होली की बधाई देने पहुंचे। मुख्यमंत्री भी बड़ी आत्मीयता के साथ लोगों से मिले। साथ ही लोगों द्वारा दी गई रंग बिरंगी टोपियों को भी सीएम ने पहनकर काफी खुशी जाहिर की। वहीं इस अवसर पर सीएम ने देश व प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं भी दी। नए और पुराने भोपाल में कई जगह होली का चल समारोह निकाला गया। डीजे की धुन पर नाचते नौजवानों का उत्साह इस जुलूस में कुछ और ही था। रंग से सराबोर ये जुलूस अरेरा कॉलोनी के कई इलाकों में होता हुआ 12 नंबर स्टॉप पर आकर खत्म हुआ। होली के चलते राजधानी भोपाल में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने शहर में जगह जगह चेकिंग प्वाइंट बनाए। वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस के आला अधिकारियों ने पुलिस कंट्रोल रूम में बैठकर सुरक्षा व्यवस्था की मॉनिटरिंग की। इंदौर में मंगलवार की रात चारों ओर हर्षोल्लास का माहौल था, जिसके चलते शहर के चारों दिशाओं से फाग यात्रा एवं फाग महोत्सव के बाने निकाले गए। इसी के चलते इंदौर के छावनी स्थित चौराहे से रंगारंग बाना निकाला गया। बाने में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। जब सारा देश होली की मस्ती में चूर हो तो फिर किन्नर कहाँ पीछे रहने वाले। राजधानी भोपाल में मंगलवारा इलाके में किन्नरों ने परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की। इसके बाद एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर होली का त्योहार मनाया। किन्नरों ने होली पर जमकर मस्ती की और लोगों की खुशहाली की कामना की।
होली की मस्ती में भांग की खुमारी सिर चढ़कर बोली। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में होली के दिनों में भांग की खपत बढ़ गई। दुकानों पर भांग से बने खाद्य पदार्थों की बिक्री हुई। यहाँ की दुकानों में भांग की सेब, भांग के कलाकंद, पेड़े, रबड़ी, शिकंजी, लस्सी और सीजन में मिलने वाले फलों के रस के साथ भी भांग मिल रही है। होली की धूम चारों तरफ मची हुई है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी पर होली का ऐसा खुमार छाया है कि सब रंगों से सराबोर हो चुके हैं। रायपुर की बात करें तो यहाँ बच्चों में होली का खासा उत्साह देखा जा रहा है। फिल्म अभिनेता संजय दत्त की सजा माफी को लेकर मचे घमासान के बीच शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का बयान आया है। उन्होंने इशारों ही इशारों में कहा है कि जो नियम कानून है उसका पालन कराना सरकार का कर्तव्य है। अपने मकान मालिक के खिलाफ दुष्कर्म की झूठी रिपोर्ट लिखवाने वाली महिला के खिलाफ इंदौर की सेशन कोर्ट ने साक्ष्य छुपाने और झूठा बयान देने के जुर्म में केस दर्ज कर लिया है। पलासिया थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अपने मकान मालिक पर दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था, जिसके चलते पुलिस ने मकान मालिक पर 26 दिसंबर 2012 को दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने मकान मालिक को जेल भेज दिया। करीब 2.5 माह बाद उसे जमानत मिली, लेकिन दुष्कर्म के झूठे आरोप को वह सहन नहीं कर सका और 18 मार्च को उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सागर में मंगलवार रात एक आरक्षक ने एएसआई को गोली मार दी और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। एएसआई का नाम वाईके उपाध्याय है। बताया जा रहा है कि आरक्षक सुखराम और एएसआई के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद कल देर शाम सुखराम ने वाईके उपाध्याय पर फायरिंग कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। शिवपुरी के करेरा में सड़क पर एक ऐसा नजारा पुलिस ने पेश किया जिसे देखकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों को नसीहत मिल सके। करेरा पुलिस ने 18 मार्च को 2 बहनों के साथ किए गैंग रेप के 4 आरोपियों को थाने से लेकर कोर्ट परिसर तक पैदल घुमाया। साथ ही एसडीओपी की गाड़ी में लगे माइक से अनाउंसमेंट भी किया कि अगर महिलाओं और युवतियों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा तो उसे भी इस तरह सार्वजनिक रूप से घुमाया जाएगा। बिलासपुर के चंदेला विहार इलाके में होलिका दहन की रात डकैती की वारदात ने सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि 6 से अधिक हथियारबंद नकाबपोशों ने चंदेला विहार में रहने वाले LIC के अधिकारी शंभू सरकार और CSEB के EEA के डे के घरों में धावा बोला और सो रहे सभी सदस्यों का हाथ बांधकर बंधक बना लिया। फिर सभी अलमारियों की तलाशी लेते हुए जेवर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर फरार हो गए। रतलाम के कसेरा बाजार के कारीगरों ने 27 फीट ऊंचे त्रिशूल का निर्माण किया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र है। ये त्रिशूल राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित वेणेश्वर महादेव की मंदिर में चढ़ाया जाएगा। इसका वजन 110 किलो है और लागत करीब 1.5 लाख रुपए है। अगर आपको इस न्यूज चैनल पर दिखाई गई किसी खबर या कार्यक्रम से शिकायत है तो न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को लिखें। ज्यादा जानकारी के लिए www.nbanewdelhi.com पर लॉग ऑन करें। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाइयों। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती जब बिल जमा कराए 12 महीना हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा, इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं।
पिछले 8-9 वर्ष से